हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीके अवेयरनेस पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय एन पैरेलल स्लिट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। तो प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें बहुत सारी स्लिट साइड बाय साइड रखी जाती है। साइड बाय साइड स्लिट का अरेंजमेंट हम क्या कहते हैं, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। तो मुझे अब ये सवाल पैदा हुआ कि हम उसे बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो उसे बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, एक प्लेन ग्लास लेते हैं। ग्लास यानी कांच, ठीक है। हम किसको बना रहे हैं? हम बना रहे हैं प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमने ग्लास लिया है उसमें हम क्या करते हैं, डायमंड की नोक से यानी हीरे की नोक से हम क्या करते हैं, उसमें कुछ लाइंस बनाते हैं। देखिए ऐसे लाइंस बनाते हैं, ठीक है। डायमंड की नोक से हम लाइन बनाते हैं और ये लाइन बहुत ही पास पास होती है। हम ये कह सकते हैं कि 1 इंच में 15,000 लाइनें खींचते हैं लगभग। तो आप समझ ही सकते हैं कितना पास पास ये लाइनें रहती होंगी। इसके ये चल भी नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, एन डायमंड की नोक से एन लाइंस खींचते हैं, ठीक है। और जो लाइन खींचते हैं वो ओपेक का काम करती है। ओपेक का काम करती है मतलब क्या कि अगर प्लेन पे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो जो हमने लाइंस ये खींची है, जो हमने सारी लाइंस खींची, और लाइंस ओपेक का काम करेंगे, नॉन ट्रांसपेरेंट का काम करेंगे, यानी इसमें से लाइट पास नहीं होगी अगर हम लाइट इस पे इंसिडेंट कराए तो। और उसकी जो बगल में ये है उससे ये क्या होगी, स्लिट का काम कर लेगी, क्योंकि दो ओपेक के बीच क्या हो जाएगी, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा, यानी कि इसमें से लाइट जाने लगेगी और ये दोनों ओपेक हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, जो बीच का जो पोर्शन है वो क्या होगा, स्लिट का काम करने लगेगा। और प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में एक और खासियत होती है कि दो ओपेक यानी दो लाइंस के बीच, दो ओपेक यानी दो नॉन ट्रांसपेरेंट के बीच, दो लाइंस के बीच, दो ओपेक के बीच जो स्लिट की जो डिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी हर एक स्लिट की डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो उसे हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय एन पैरेलल स्लिट भी लिखा है, यानी कि अब कई स्लिट बन गई। कई अगर हमने ओपेक लाइन खींच दिया है तो ये स्लिट यानी एन पैरेलल स्लिट बन गई। इस वजह से इसे हम एन पैरेलल स्लिट भी कहते हैं और इसे प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इतना तो हम जान गए। चलिए हमें क्या देखना है, डिफ्रैक्शन। हमें एन पैरेलल स्लिट का डिफ्रैक्शन देखना है, यानी एन पैरेलल स्लिट के थ्रू हमें डिफ्रैक्शन को देखना है कि कैसे डिफ्रैक्शन होता है। तो चलिए उसको देखते हैं कि एन पैरेलल स्लिट का डिफ्रैक्शन कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया, एक प्लेन ग्रेटिंग दिखाया था, ठीक है। हमने प्लेन ग्रेटिंग बताया, उसमें हमने क्या बनाया था, एन पैरेलल स्लिट बनाया था, यानी कह सकते प्लेन एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाया था जिसे हम एन पैरेलल स्लिट भी कहते हैं। ऐसा हमने बनाया था। सेम वही कंडीशन यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक हमने स्लिट रखा है, फिर यहाँ पे नॉन ट्रांसपेरेंट रखा है, यानी कि ओपेक भाग, फिर स्लिट, फिर ओपेक, फिर स्लिट, फिर ओपेक, फिर स्लिट, फिर ओपेक। तो ऐसे सेम कंडीशन यहाँ पर भी थी। यहाँ पे स्लिट था, फिर ओपेक, फिर स्लिट था, फिर ओपेक, फिर स्लिट, फिर ओपेक, सब ऐसी कंडीशन थी। और स्लिट के बीच की दूरी क्या थी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी हर एक स्लिट जो एन पैरेलल स्लिट हमने यहाँ पे अरेंज किया है उसकी स्लिट की जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो सेम वही ग्रेटिंग हमने यहाँ पे बनाया है और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पे कैसा मिलता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये देखते हैं कि जो स्लिट की थिकनेस है, स्लिट किसे कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंट है जिसमें से लाइट पास हो सकती है, यानी ये स्लिट की क्या थिकनेस है। तो स्लिट की थिकनेस हम मान लेते हैं कि ए है, ठीक है। हाँ, तो हर एक स्लिट की थिकनेस ए ही होगी, क्योंकि हमने क्या कहा कि सब स्लिट की थिकनेस है वो सेम रहनी चाहिए, यानी कि ओपेक बीच की नॉन ट्रांसपेरेंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और जो ये ओपेक भाग है उसकी डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, वो बी है, ठीक है। तो और जो थिकनेस है, जो स्लिट की थिकनेस है या जो स्लिट की विड्थ है वो क्या है, ए है। और ओपेक जो है, जो ओपेक या नॉन ट्रांसपेरेंट है उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी है। ये तो हमने ए भी मान लिया। अब हम एक चीज और जान लेते हैं, डिफ्रैक्शन एन पैरेलल स्लिट के अकॉर्डिंग हम डिफ्रैक्शन देखने से पहले एक पॉइंट और जान लेते हैं
क्या ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है इसको हम जान लेते हैं, क्योंकि हमें आगे यूज होगा ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ग्रेटिंग एलिमेंट किसे कहते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट किसे कहते हैं? दो सक्सेसिव स्लिट के बीच की दूरी को हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। यानी हम दो स्लिट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, दो स्लिट के बीच की दूरी हमें लेना है। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर दो कंजुगेट यानी कि ऐसे नहीं कि एक यहाँ स्लिट और एक यहाँ स्लिट, इन दोनों के बीच की दूरी को हम ले लेंगे। तो दो कंजुगेट स्लिट के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट करते हैं। तो क्या होगा वो दूरी? देखिए हमने जो स्लिट की थिकनेस मानी थी या विड्थ मानी थी, उसको हमने क्या माना था? उसको हमने ए माना था। तो उसके बीच देखिए, उसके बीच से और उसके बीच से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो इसके बीच से हमें यही डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस हमें दिखनी है, इतनी डिस्टेंस हमें देखनी कि इतनी डिस्टेंस क्या होगी। चलिए एक काम करते अलग से लेते हैं, बहुत ज्यादा कंजुगेट है। देखिए एक जैसे स्लिट है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या कहा कि ये क्या है? ग्रेटिंग एलिमेंट है, इसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट करेंगे। और ये जो थिकनेस है उसकी क्या है? ए है, और जो ओपेक पार्ट है वो उसकी डिस्टेंस क्या है? बी है। तो इन हमें दो स्लिट के बीच की दूरी निकालने उसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट करते हैं। तो क्या होगा? देखिए इसकी डिस्टेंस, जब इसकी डिस्टेंस ए है तो हमें इतनी डिस्टेंस लेनी है, यानी हमें इतनी डिस्टेंस निकालनी है, इतनी है, बस इतनी ही डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। वेल डिस्टेंस भी हमें निकालनी है ग्रेटिंग एलिमेंट में। तो अगर पूरा ये a है तो उसका हाफ क्या होगा? a/2 होगा। तो a/2 प्लस b तो रहेगा ही, क्योंकि b हमें देखना। और फिर इस स्लिट में भी देखिए तो हमें आधा पोर्शन को लेना पड़ रहा है ग्रेटिंग एलिमेंट में, यानी क्या होगा? ये भी a/2 हो जाएगा प्लस a/2। यानी कह सकते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है? a प्लस b होता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है? a प्लस b होता है। तो ग्रेटिंग एलिमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ग्रेटिंग एलिमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेट स्लिट इज नोन एज ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। ये तो हमने ग्रेटिंग एलिमेंट देख लिया। अब हम चलेंगे देखेंगे अब इसमें एन पैरेलल स्लिट जो हमने बनाया है, यानी कि हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो बनाया है, उससे कैसे हमें डिफ्रैक्शन मिलती है, उसके थ्रू कैसे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो देखिए कैसा होगा, यहाँ पे देखते हैं इस कैसे हम इसे निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कैसा होगा, कैसे होगा, जैसे हमने यहाँ पे कई स्लिट बनाया है, थोड़ा सा यहाँ करते हैं, जगह बहुत कम है, यहाँ पे हमने कई स्लिट बनाया, ठीक है। कैसा है डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा। तो हाइगेंस क्या करता है कि देखिए अगर यहाँ पे हम कोई सोर्स रखेंगे जहाँ से लाइट चारों ओर निकल रही है, तो उसे हम पैरेलल करने के लिए क्या निकल एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे उसको पैरेलल करने के लिए। जो लाइट होगी उसके बाद क्या होगी? पैरेलल आने लगेगी, ठीक है लाइट। क्यों? क्योंकि हम जब कॉन्वेक्स लेंस ऐसे हम अरेंज करेंगे कि जो सोर्स है उसके फोकस पे हो। जब ऐसे हम अरेंज करेंगे उसका सोर्स फोकस पे हो, तो उससे जब लाइट उससे इंसिडेंट होगी तो उसके बाद जो लाइट निकलेगी वो क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। इसलिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेंगे, उसके आगे फिर इसको हम क्या करेंगे? इसको आगे हम डिफ्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कैसे डिफ्रैक्शन होता है। तो हाइगेंस थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट होती है वो वेव के रूप में निकलती है ऐसे, ठीक है, आगे ऐसे वेव के रूप में निकलती है। तो देखिए हमने क्या किया है कि जो स्लिट हमने बनाया है उसके आगे का हमने दिखाया, पीछे का हमने स्किप कर दिया, इसलिए हम पीछे का यहाँ समझा रहे हैं आपको। पीछे का हमने फिगर नहीं दिखाया है, तो इसलिए आप यहाँ से देख लीजिए कि हम यहाँ से फिगर बनाया है, इसके पीछे ये सब होगी, ठीक है। ये सब यानी एक सोर्स होगा जो जिसके चारों ओर लाइट जाएगी, तो एक कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे जो लाइट को पैरेलल कर देगी, फिर लाइट आगे निकलेगी। तो देखिए हाइगेंस थ्योरी पे थे हम कि हाइगेंस थ्योरी हमें क्या कहती है? जो लाइट होती है वेव के रूप में चलती है, तो जो लाइट निकलेगी वो वेव के रूप में चलेगी। तो उसके परपेंडिकुलर हम लाइन खींच देते हैं, एन पैरेलल स्लिट है, तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे आगे लाइट निकलती जाएगी। तो जो यहाँ पे लाइट निकलेगी तो उसमें जो कई रेज की जो सेट होगी वो क्या होगी? एक पॉइंट की डिफ्रैक्ट होगी, यानी कि वो ऐसी कोई ऐसी होगी, ऐसे जो थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने एक बनाया एक, ठीक है, जो क्या थीटा, यहाँ पे हम थीटा लिया, थीटा एंगल से क्या हो रही है? डिफ्रैक्ट हो रही। तो कुछ अगर ऐसा हम करें तो कुछ रेज का जो, क्योंकि एन पैरेलल स्लिट है तो कुछ रेज का जो सेट होगा वो पॉइंट पी पर जा रहा है, यानी कि सब एक ही डायरेक्शन की ओर जा रही है, थीटा डिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, थीटा एंगल डिफ्रैक्ट होगा।
कुछ लाइनों का जो सेट होगा जो नीचे जाता होगा, जो किसी और पॉइंट जाके मिलता होगा, और कुछ लाइनों का सेट है जो बिना डिफ्रैक्ट हुए पॉइंट ओ पर पहुंच गए हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बीच फेज डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि बिना डिफ्रैक्ट हुए लाइट पॉइंट ओ पे पहुंच जाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। और कुछ प्रकार की जो लाइट की जो सेट होगी, यानी जो रे की सेट होगी, वो पॉइंट पी की तरह होगी। यहाँ पे हमने एक बस कंडीशन लिया है पॉइंट पी, वैसे कई कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे कुछ लाइट की सेट आएंगी, यहाँ पे कुछ लाइट की सेट आएगी, तो यहाँ पे पॉइंट पी हमने एक दिखाया है आपको, इसलिए पॉइंट पी पर हमें देखना है। सेंट्रल मैक्सिमा तो हमने देख लिया, हमें पॉइंट पी पर अब देखना है कि हम मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, हमें पॉइंट पी पर देखना है। तो उसके लिए हमें चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमें पॉइंट पी पर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। तो पॉइंट ओ पर सेंटर मैक्सिमा कैसे होगा, तो देखिए हमने क्या कहा कि कुछ लाइनों का सेट ऐसा हो, जैसे ये लाइनों का सेट है जो बिना डिफ्रैक्ट हुए, किसी भी एंगल पे नहीं, बिना डिफ्रैक्ट हुए वो पॉइंट ओ पर पहुंचेंगे। तो जब उसमें डिफ्रैक्शन होगा नहीं तो फेज डिफरेंस तो होगा नहीं, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फेज डिफरेंस जितना ही कम रहता है उतना ही क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। यानी अगर फेज डिफरेंस 0 होगी तो इसके यहाँ पे क्या बनेगा, सेंटर मैक्सिमा। हमने पिछले लेक्चर में बताया कि जब फेज डिफरेंस नहीं होता है, 0 होता है, तो उस कंडीशन में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा ही होती है। यानी कि पॉइंट ओ पर क्या होगी, जो लाइट आ रही है वो बिना डिफ्रैक्ट हुए आ रही है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है, इस वजह से यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, ये तो समझ में आपको आ गया। अब हम पॉइंट पी पर देखेंगे, यानी पॉइंट पी पे ही जैसे कई पॉइंट बनेंगे, उसको हम देखेंगे कि कैसे वहां पे मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए उसको हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जब सिंगल शीट में देखा था, सिंगल शीट में जो यहाँ से जो भी सेट जा रही थी, यानी दोनों के एक्सट्रीम पोजीशन से हम देख रहे थे, तो कैसा यहाँ पे देखिए जैसे था, तो जो निकल रही थी लाइट ऐसे और पॉइंट पी पर उस पर भी जा रही थी, उस पर भी हमने निकाला था। तो उस टाइम हमने सिंगल शीट के कारण जो यहाँ पॉइंट पी पर हमने एम्पलीट्यूड निकाला था, वो क्या निकाला था, वो निकाला था ए साइन अल्फा। पिछले लेक्चर में हमने सिंगल शीट में निकाला एफ्रॉन और डिफ्रैक्शन, सिंगल शीट वाले में हमने सब निकाला। ठीक है, तो ये क्या होता था, ये एम्पलीट्यूड हमने निकाला था। ठीक है, सिंगल शीट के कारण एम्पलीट्यूड। तो अगर हम हर एक शीट को सिंगल शीट मान लें, तो जो देखिए यहाँ से जो लाइट देखिए, इन दोनों के बीच से जो लाइट जा रही है पॉइंट पी पर पहुंच रही है, उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, ए साइन अल्फा अपन अल्फा है। जैसे इस शीट से जो लाइट जाएगी पॉइंट पी पर पहुंचेगी, उसका भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, हो जाएगा ए साइन अल्फा अपन अल्फा हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए दूसरे शीट से जाएगी, उसकी भी एम्पलीट्यूड क्या होगी, ए साइन अल्फा अपन अल्फा होगा। ठीक है, तो ये तो हर एक स्लिट के कारण एम्पलीट्यूड, यानी हर एक स्लिट के कारण एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए साइन अल्फा अपान अल्फा होगा। ठीक है, और फेज डिफरेंस की अगर बात करें तो फेज डिफरेंस में क्या मिल रहा था, पिछले लेक्चर में एक सिंगल स्लिट के कारण फेज डिफरेंस क्या मिल रहा था 2 पाई अपान लेमडा और साइन और क्या थीटा, जितने एंगल से डिफ्रैक्ट है, यहाँ पर थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होकर पॉइंट पी पर पहुंच रही है हर एक स्लिट। तो सिंगल स्लिट के लिए फेज डिफरेंस निकाले, सिंगल स्लिट के लिए फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट किया तो फिर थीटा हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि इस स्लिट के बीच जो फेज डिफरेंस हम निकाल रहे थे, जो उस स्लिट में से था, तो जो लाइट यहाँ से जा रही थी उन दोनों के बीच हम जो फेज डिफरेंस निकाल रहे थे वो क्या था, हम ये था। ठीक है, ये जो पॉइंट पे पहुंच रही थी, तो वैसे सिंगल शीट यहाँ से जो लाइट जा रही है तो क्या हमने यहाँ बस एक लाइन के थ्रू बना दिया, तो जाना ऐसे चाहिए, कुछ ऐसे जाके और फिर लाइट को कुछ इस तरीके से जाना चाहिए। और यहाँ पे हमने सिंगल शीट है, इसलिए एक लाइन के तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, पॉइंट पी पर जो पहुंचेगा उसके बीच जो फेज डिफरेंस हमने निकाला था वो ये निकाला था। तो इसलिए और एम्पलीट्यूड हमने क्या निकाला था, एम्पलीट्यूड हमने निकाला था ए साइन अल्फा अपान अल्फा में एम्पलीट्यूड निकाला था। ये हर एक स्लिट के कारण जो यहाँ जो लाइट जा रही है, हर एक स्लिट से जो निकल के लाइट जा रही है पॉइंट पी में पहुंच रही है, तो उसकी एम्पलीट्यूड क्या है, ए साइन अल्फा। पर वो तो एक एक स्लिट के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर एम्पलीट्यूड ए साइन अल्फा है, पर पूरे एन पैरेलल स्लिट जितने एन स्लिट है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर क्या होगा उसको हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें दो चीज याद रखना होगा, हमें फेज डिफरेंस याद रखना होगा और हमें सिंगल शीट के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड को याद रखना होगा। तो चलिए ठीक है, आगे इसको निकालते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स,
हम ये जानते हैं कि सिंगल स्लिट, जब सिंगल स्लिट रहता है तो उसमें हम स्क्रीन पर क्या देखते हैं, हम डिफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं। पर हमने इंटरफ्रेंस भी पढ़ा, इंटरफ्रेंस कैसे होते हैं, हमें इंटरफ्रेंस में 2 स्लिट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे तो n पहले स्लिट है, अगर एक एक स्लिट को माने तो सिंगल स्लिट है, और अगर हम 2 स्लिट को मान लें, ठीक है, तो वहाँ पे डिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो n स्लिट है, इसलिए जो 2 स्लिट होगी वहां से क्या होगी, इंटरफेरेंस होगा, ठीक है, इंटरफेरेंस। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप पॉइंट P पर या पॉइंट O पर इंटरफेरेंस भी होगा और डिफ्रैक्शन भी होगा, दोनों ही होगा, ये हम जान लेते, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि पॉइंट P पर मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा। तो इसके लिए आपको पॉइंट P पर फेज डिफरेंस निकालना होगा। अगर हमें फेज डिफरेंस पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा। तो चलिए फेज डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। तो फेज डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, हम देखिए फेज डिफरेंस, अगर इसको एक एक स्लिट से निकलने वाली जो रेज है उसको अगर एक लाइन से हम निकालना है, चलिए हम स्लिट को S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं, इसको S3 मान लेते हैं, S4 और ऐसी डॉट डॉट हम Sn मान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, S1, S2, S3 और S4 और Sn, इन सबके कारण पॉइंट P पर फेज डिफरेंस निकालना है, तभी हमें पॉइंट P पर मिलेगा इंटेंसिटी, और तभी हमें पता चलेगा कि पॉइंट P पर मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा। तो इसीलिए हमें S1, S2, S3, S4 और Sn यानी सारे स्लिट के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर हमें निकालना है फेज डिफरेंस। हम कैसे निकालेंगे, तो इसलिए हम देखिए, हमें पता है कि S1 जो स्लिट है और जो S2 स्लिट है, जो S3 स्लिट है, जो सारी स्लिट है, उसकी जो थिकनेस है, जो उसकी विड्थ है, वो क्या है, बराबर है, और जो ओपेक पार्ट है उसकी भी विड्थ बराबर यानी कांस्टेंट है, यानी कि सारे स्लिट की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, और सारे ओपेक पार्ट की जो डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। तो इसलिए हम यही कह सकते हैं कि अगर हम S1 और S2 के कारण पॉइंट P पर फेज डिफरेंस निकाले तो वही S2 और S3 के कारण पॉइंट P पर फेज डिफरेंस होगा, वही S3 और S4 के कारण पॉइंट P पर फेज डिफरेंस होगा, क्योंकि सारे स्लिट की जो डिस्टेंस विड्थ है वो बराबर है, सारे ओपेक पार्ट बराबर है और कांस्टेंट है। बराबर यानी कि पहले स्लिट की अगर विड्थ A है तो दूसरे की भी A है, तीसरे की भी A है। ये कैसे, सारे स्लिट की जो विड्थ है बराबर है, और सारे जो ओपेक पार्ट्स है उसके भी आपस में अपने में वो भी बराबर है, क्या है, B है। इसलिए अगर अगर हम पॉइंट P पर S1 और S2 के कारण फेज डिफरेंस निकाले तो वही फेज डिफरेंस S2 और S3 के कारण होगा, वही फेज डिफरेंस S3 और S4 के कारण होगा, और सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए चलिए हम S1 और S2 के कारण पॉइंट P पर फेज डिफरेंस निकालते हैं। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इस तरह फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो दो जा रही रेस, ये कैसे है, स्लिट अगर सिंगल स्लिट की बात करें तो ये एक स्लिट है, तो इसमें रेस जाती थी और किसी पॉइंट हमें निकालना आ रहा था, ये ऐसे रेस जाती, पर उसको हम एक स्लिट है तो एक स्लिट से एक रेस जा रही है, पूरे को हमने एक रेस से बना दिया उस फिगर में, ठीक है। तो इसलिए फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, हम इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसलिए हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और इसको मानेंगे n, ठीक है। तो जो उसके बाद S1 और P, इसको अगर O मान लेते हैं तो S1 OP और N अगर इसको मान लेते हैं M, ठीक है, तो NMP ये दोनों बराबर होगा, यानी हमारा फेज डिफरेंस यानी उनके फेज में डिफरेंट, यानी पॉइंट P पर पहुंचने में नीचे वाले ने ज्यादा दूरी तय की थी, कितनी ज्यादा दूरी तय की थी, जो ये वाली दूरी है S2N ज्यादा दूरी तय की थी, ठीक है। इस वजह से जो फेज डिफरेंस होगा वह S2N ही होगा, यानी कि दोनों रेज में जो फेज डिफरेंस है वो S2N है, यानी जो नीचे वाली रेज है वो S2N डिस्टेंस अधिक ट्रैवल की है पॉइंट P पर पहुंचने में, ठीक है। तो ये हमें S2N ही निकालनी है। हम किस तरह से निकालेंगे, हम यहाँ पर देखिए ट्राइंगल एक बना है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है इसी से हम निकालेंगे, ठीक है। S2N की हमें वैल्यू निकालनी है ट्राइंगल S1, S2 और N में। तो चलिए हम S2N जो फेज डिफरेंस है उसकी दूरी, उसकी डिस्टेंस को निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें S2N निकालने के लिए उसमें हमें थीटा देखना होगा। तो जैसे वहाँ फिगर बना उसको हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे S1 है, S2 है, और ये हमने क्या किया है, ये एक लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन गई है, ये एक लाइन गई है, ठीक है, ये दो लाइन गई है, और इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, उसको N माना है, और ये
ये जो ये S1 लाइन है वो, ये देखिए ये एंगल थीटा है, सब ये एंगल थीटा है, ठीक है। यानी कि वो थीटा एंगल डिफ्रेक्ट होकर पॉइंट पी पर गई है दूसरी वाली रेस। देखिए थीटा एंगल डिफ्रेक्ट होकर पॉइंट पी पर गई है दूसरी वाली रेस, इसलिए ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखिए जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। कैसे ये थीटा होगा, इस फिगर में देखिए आप, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये वाला भी एंगल थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि अगर इसको हम जीरो करते हैं, अगर हम इसको जीरो करते हैं यानी इस एंगल जो ये वाली जो लाइन है इसको जीरो करते हैं, यानी ये वाली लाइन अगर इस पे हम रख देते हैं तो थीटा जीरो हो जाएगा। तो जो n है वो किस पे चला आएगा, S2 पे चले आएगा। इसका मतलब ये एंगल भी जीरो हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग नियर अबाउट ये भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा, तो वो भी थीटा हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था S2n, क्योंकि यहाँ से पॉइंट P पर जो ये दोनों रेस गई उसकी जो फेज डिफरेंस है, यानी फेज डिफरेंस जो ट्रैवल की है दूरी वो क्या है, बराबर है पॉइंट P पर पहुंचने में। इस पर जो S2 वाली जो लाइन है वो इतनी दूरी जारी तय की, इसलिए हम इतनी दूरी फेज डिफरेंस कहेंगे। यही फेज में डिफरेंट है, यही पार्ट डिफरेंट है दोनों रेस के बीच, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, S2n की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम इस ट्राइंगल में देखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर है ये, देखिए जो थीटा से जो सटा हुआ होता है उसे बेस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ट्राइंगल, देखिए ये वाली जो लाइन है वो क्या है, वो वाली लाइन है हमारी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर लिख देंगे क्या, S2n। और हाइपोटेनियस यहाँ क्या है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये जो है हमारी हाइपोटेनियस है और ये जो है क्या है, बेस है, ठीक है। जैसे हाइपोटेनियस क्या होगा, S1 S2, ठीक है। ये तो हमें लिखा। अब क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है S2n। पहले हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। S2n की वैल्यू क्या है, S2n, अच्छा इसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो S2n और S1 S2 ये हमें पता है, ये क्या है, ये है स्लिट की विड्थ, स्लिट की विड्थ नहीं, ग्रेटिंग एलिमेंट, जो हम ग्रेटिंग एलिमेंट निकाले थे वही क्या है, S1 S2 है, क्योंकि स्लिट को हम यहाँ और यहाँ से ले ली है। इस वजह से क्या करेंगे, जो उनको बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, a प्लस बी, S2n अपान a प्लस बी। यानी हमें S2n की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या मिलेगी हमें, a प्लस बी साइन, ठीक है। हमें क्या मिल गया, पार्ट डिफरेंट नहीं मिली, हमें पार्ट डिफरेंट मिल गया क्योंकि यही पार्ट में डिफरेंट है S1 और S2 को पॉइंट पे पहुंचने पर, ठीक है। जैसे S2n हमने निकाल दिया। अब हम क्या करें, हमें फेज डिफरेंस निकालना है। तो आपको पता है कि फेज डिफरेंस क्या करते हैं, फेज डिफरेंस आप जानते हैं कैसे निकलता है। देखिए फ्रेंड, जो S2n है वो है पार्ट डिफरेंट, ठीक है। हमने पार्ट डिफरेंट, S2n क्या है, पार्ट डिफरेंट। कितना निकाला है हमने, a प्लस बी साइन थीटा, ठीक है, ये हमें निकाला है। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंट, और पार्ट डिफरेंट क्या है, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू a प्लस बी साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या है, ये हमने निकाला है ये फेज डिफरेंस, और ये हमने क्या निकाला था, पार्ट डिफरेंस। तो हमने आपको ये भी बताया कि S1 S2 यानी पहले और दूसरी सीट के अकॉर्डिंग जो पॉइंट P पर फेज डिफरेंस हमने निकाला यहाँ पे, या फिर पार्ट डिफरेंस जो हमने निकाला वही सेम S2 और S3 के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर भी फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इसलिए, और फिर S3 और S4 में देखेंगे तो उसमें भी वही पार्ट डिफरेंट आएगा। S4 और S5 में देखेंगे तो वही वहाँ पे पॉइंट P पर वही पार्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि सबकी जो थिकनेस है, विड्थ है, वो क्या है, बराबर है और कांस्टेंट है। बराबर यानी क्या, एक ही ए सबकी स्लिट की विड्थ है, ठीक है। तो देखिए यार बहुत ज्यादा ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको 2 रहने देंगे, और जो ये वाला भाग हो जाएगा, देखिए ये वाला भाग यानी पाई अपॉन लेमडा इंटू a प्लस बी साइन थीटा, उसको हम बीटा मान लेंगे, ठीक है। यानी में फेज डिफरेंस क्या निकल गया, 2 बीटा, यानी और बीटा की जगह वेयर बीटा इज क्या हो जाएगा,
2 पाई लैम्डा अपान a प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, हमने क्यों इतना छोटा किया, क्योंकि आप इसको जब आगे हल करेंगे हमें इंटेंसिटी निकालना होगा, आगे सॉल्व करेंगे तो इंटेंसिटी निकालना होगा, तो इतना बड़ा हम रख के कैसे चलेंगे। आप इसको ले जाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको वैल्यू रख देंगे। तो याद करिए बीटा की वैल्यू ये है और फेज डिफरेंस हमने निकाला है वो ये है। ठीक है, चलते अब आगे निकालते हैं क्या, इंटेंसिटी। चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी पर हम इंटेंसिटी देखेंगे कि इंटेंसिटी क्या होगा, ये पूरे स्लिट के अकॉर्डिंग यानी एन स्लिट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे स्लिट कितनी है एन है। तो उसके पहले हम एक चीज और जान लेते हैं कि जो हम स्क्रीन पर हम इंटरफेरेंस के अलावा डिफ्रैक्शन के अलावा इंटरफेरेंस भी देखते हैं। क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम 2 स्लिटों की जरूरत होती है। 2 स्लिट अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाता है। बट कैसे इंटरफेरेंस होता है, अगर 2 स्लिट है, देखिए अगर 2 स्लिट है, ठीक है, यहाँ से जो लाइट निकल रही है, ठीक है, यहाँ से जो लाइट, दोनों स्लिट से जो लाइट निकल रही है वो कोहेरेंट होती है, कोहेरेंट सोर्स होती है, यानी कि उनका जो वेवलेंथ होता है सेम होता है। क्यों वेवलेंथ सेम होता है, क्योंकि जो दोनों लाइट यहाँ इस सोर्स से निकल रही है वो कहीं ना कहीं दोनों पीछे जो लाइट है उसी से जा रही है, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइट निकल रही है वो किसी एक सोर्स से निकल रही है, स्लिट में आके 2 स्लिटों में बट गई, 2 स्लिटों में बट गई, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि 2 स्लिट से लाइट निकल रही है। और जब 2 स्लिट से लाइट निकलती है और वो कोहेरेंट होती है तो उसके सुपर इम्पोज से क्या होता है, स्क्रीन पर हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एन स्लिट है तो कंजुगेट 2 स्लिटों के बीच इंटरफेरेंस भी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ये एक आप याद रखिए कि स्क्रीन पर हमें डिफ्रैक्शन के साथ साथ इंटरफेरेंस भी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी पॉइंट पी। हम पॉइंट पी पर क्या निकालेंगे, इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें पॉलीगन मेथड का यूज करना होगा। पॉलीगन मेथड क्या होता है उसको देखिए, हमें जो पहली जो लाइट जा रही है, पहली जो वेव जा रही है पॉइंट पी पर स्लिट 1 से जा रही है, उसको हम क्या करेंगे, एक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ऐसे देखिए, अगर हम पहली वेव को यानी जो पहली स्लिट से पॉइंट पी पर जो वेव जा रही है फ्रेंड्स, हम जो स्लिट 1 से जो वेव जा रही है पॉइंट पी पर उसको हम एक वेव की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मान लीजिए ये वेव है, ये क्या है, ये पॉलीगन मेथड है इंटेंसिटी निकालने का। ठीक है, पॉइंट पी पर तो हम पहले जो वेव जा रही है S1 से पॉइंट पी पर उसको हम एक वेव मान सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या निकाला कि जो दूसरे स्लिट से जो वेव जा रही है और जो पहले स्लिट से वेव जा रही है उन दोनों के बीच फेज डिफरेंस हमने 2 बीटा निकाला। यानी कि देखिए पहला जो ये वेव है इसकी हमें ये भी पता है कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, वो जो एम्पलीट्यूड है वो A इज इक्वल टू ए नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा है। किसका हमने निकाला S1 स्लिट से जो वेव जा रही है पॉइंट पी पर उसका हमने एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमने आपको बताया था, जिसका एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे स्लिट से अब देखते हैं कि दूसरे स्लिट से जो वेव जा रही है पॉइंट पी पर जो पहुंच रही है वेव, उसकी और पहले स्लिट में कितना का फेज डिफरेंस है, 2 बीटा का फेज डिफरेंस है, यानी क्या हो जाएगा, 2 बीटा का फेज डिफरेंस हो जाएगा। और इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, क्योंकि हर एक सिंगल स्लिट का एम्पलीट्यूड हमने निकाला था पिछले लेक्चर में जो आया था, ए नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा, यानी बोल सकते हैं जो S1 स्लिट से जो एम्पलीट्यूड निकल रही है और जो वेव निकल रही है और S2 स्लिट से जो वेव निकल रही है उन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, ए नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा, यानी कह सकते हैं कि इस वेक्टर का भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा होगा। ठीक है, और देखिए तीसरी वेव जो S3 से निकल रही है और पॉइंट पी पर पहुंच रही है उसको भी अगर एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, और फिर से दूसरे और तीसरे जो स्लिट से वेव निकल रही है उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो 2 बीटा होगा। क्यों 2 बीटा होगा, क्योंकि हमने आपको अभी निकाल के ऊपर दिखाया, हमने पहले अभी आपको जस्ट पहले निकाल के दिखाया कि नहीं 2 कंज्यूगेटिव स्लिट के बीच फेज डिफरेंस 2 बीटा का है। ठीक है, जैसे हमने लिखा भी है फेज डिफरेंस 2 बीटा, जहां बीटा पाई अपान लैम्डा A प्लस बी साइन थीटा है। ठीक है, अब इसी तरह हम अगर S3 का देखें तो S3 और S2 के बीच भी फेज डिफरेंस 2 बीटा का है, पर हर एक सिंगल स्लिट का जो
एम्पलीट्यूड है वो ए नॉट साइन अल्फा है, ठीक है। वैसे ही हम अगर एन स्लिट का देखें तो उसका भी क्या है, जो nth स्लिट और n माइनस nth स्लिट है, उन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, वो है 2 बीटा, सब में 2 बीटा का है, ठीक है। और एक और हम बना लेते हैं, उसके बीच भी क्या है, 2 बीटा का है, ठीक है। ये तो हमें मिल गया। ये मान लेते हैं कि ये जैसे कि ये पहला वेव है, दूसरा वेव है, तीसरा वेव है, चौथा वेव है, इसको मान लेते हैं कि nth है, या जो nth स्लिट से निकल रही है वो है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं P, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं P, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं P, ठीक है। देखिए इसको हम मान लेते हैं P, जो जहां से थोड़ा बहुत दूसरी वेव स्टार्ट हुई है उसको हम पॉइंट मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं अगर R, इसको हम मान लेते हैं S, इसको मान लेते हैं T, ठीक है। इतना हम मान लेते हैं। तो देखिए पहला वेव ये है, दूसरा वेव और पहले वेव के बीच फेज डिफरेंस 2 बीटा है, और दूसरा और तीसरे के बीच फेज डिफरेंस 2 बीटा है। तो ऐसे ही करते हुए जो एम्पलीट्यूड, मेन एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या होगा, वो इसके और इसके बीच में होगा, ठीक है। पॉइंट पी से हम पहले से स्टार्ट करें और nth सबके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा, ठीक है। और एक चीज और देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए एक आपको एक कर्व की तरह दिख रहा होता है, इसलिए इसका हम एक सेंटर मान लेते हैं, जो कहीं यहाँ पे हो उसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो उस सेंटर से क्या करते हैं, जितने भी हमने यहाँ पे क्यू पी एस माने उसको मिला देते हैं, तो वो क्या काम करेगा, इस जो कर्व है उसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स ये भी देख लेते हैं कि मैंने कहा कि दो कंजुगेट स्लिट से जो वेव निकली उसके बीच फेज डिफरेंस 2 बीटा का है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा, ये अलग 2 बीटा हो जाएगा। दो कंजुगेट स्लिट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो 2 बीटा है। तो इस तरह पूरा 2 बीटा 2 बीटा 2 बीटा 2 बीटा मिलके पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n बीटा। कैसे 2n बीटा होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस किन्हीं दो कंजुगेट स्लिट से जो निकलने वाली वेव है उसमें कितना है, 2 बीटा का है। तो 2 बीटा, इसमें 2 बीटा, इसमें 2 बीटा, इसमें 2 बीटा, इसमें 2 बीटा, सब मिलके कितना हो जाएगा, क्योंकि nth यहाँ पे स्लिट है तो इसलिए nth वेव होगी, इस वजह से जो एंगल होगा वो 2n बीटा का यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। हमारा मेन क्या है यहाँ पे, हमारा मेन पर्पस ये है कि हमें पी यू को, इसको यू मान लेते हैं, ठीक है। हमें पी यू को निकालना है, क्योंकि पी यू ही रिजल्टेंट है, तो उससे में फिर पता चल जाएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्योंकि हर एक स्लिट का, जैसे पी क्यू आर एस, यहाँ से एक स्लिट है, तो हर एक स्लिट का जो एम्पलीट्यूड है वो हमें तो पता है कि ए नॉट साइन अल्फा अपन अल्फा होता है, बट हमें रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी यू है, यानी कि हमें पी यू का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो फिर हम इंटेंसिटी निकाल लेंगे, वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक स्लिट के, हम पहले क्या करते हैं, पी क्यू निकालते हैं। हम पी क्यू निकाल लेंगे तो फिर हम पी यू भी निकाल लेंगे। किस प्रकार निकाल लेंगे आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पी यू निकालते हैं। तो पी यू देखिए, तो ये जो कर्व है उसका एक यहाँ पे कह सकते हैं कि आर्क हो सकता है, यानी कि चाप हो सकता है पी क्यू, और जो ये ओपी है वो रेडियस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एंगल भी पता है, क्या है, 2 बीटा है पी और क्यू के बीच, यानी दो स्लिट के बीच एंगल भी हमें पता है, उसके बीच एंगल कितना है, 2 बीटा का है। तो हम क्या करते हैं, हम पी क्यू पहले निकालते हैं, ठीक है। तो पी क्यू क्या आएगा, पी क्यू नहीं, पहले हम करते हैं, हम ओ पी क्यू में देखते हैं। ओ पी क्यू में अगर हम देखते हैं तो ओ पी क्यू में पी क्यू क्या है, आर्क का काम कर रहा है। तो ओ पी क्यू में हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक, कुछ इस तरह लिख सकते हैं। एंगल कितना है, अगर हम पी क्यू में देखें तो एंगल 2 बीटा का है। आर्क कितना, आर्क पी क्यू जो कि हमें निकालना है, और रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ पे क्या है, पीओ है, पीओ रेडियस है। तो 2 बीटा इज हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगी 2 बीटा पीओ, ठीक है। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, ये वैल्यू हमें मिली पी क्यू की वैल्यू हमें ये अब मिल गई, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने पी क्यू निकाला उसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए पी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2, और देखिए बीटा, यहाँ पे एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्योंकि
सीटी बहुत ज्यादा छोटा है तो एंगल जो बीटा होगा टू बीटा छोटा होगा तो बीटा तो और भी छोटा होगा, तो उसको हम छोटे एंगल को हम बीटा की जगह लिख सकते हैं, हम बीटा की जगह लिख सकते हैं साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे साइन। एक काम करते हैं हम जो टू बीटा उस सारे की जगह क्या लिख देते हैं, क्योंकि टू बीटा भी बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो हम लिख सकते हैं साइन टू बीटा। ठीक है, क्योंकि एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा आता है तो उसके साइन के वो बराबर हो जाता है, इसी वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन टू बीटा और पी क्यू लिख सकते हैं। और टू बीटा को हम क्या लिख सकते हैं ठीक है ओ रहेगा। ठीक है, हम टू बीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन बीटा और कॉस बीटा। हमें पता है कि जो बीटा है बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्योंकि सीटी बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इसलिए जो कॉस बीटा यानी जो कॉस बीटा ही बहुत ज्यादा छोटा होगा। कॉस की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, वो होती है 0, यानी क्या होगा 0, यानी क्या होगा यहाँ पे कॉस बीटा की जगह हम 0 अंश रखते हैं, 0 अंश की वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी होती है और 0 ही सबसे लास्ट और सबसे छोटा है, पर इसकी वैल्यू नहीं, अगर हम इसको 0 मान लें क्योंकि थीटा बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो अगर इसको इसमें यहाँ पे 0 मान लेते तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो जो बीटा है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इसलिए हम इसको 0 मान सकते हैं बीटा को लगभग, तो कॉस बीटा की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 साइन बीटा और इसको कॉस बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 0 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि बीटा बहुत ही ज्यादा छोटा है और कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि पी क्यू क्या निकल के आया, पी क्यू निकल के आया 2 साइन बीटा, यहाँ पे पीओ छूट रहा है, पीओ है और यहाँ पर भी पीओ है। ठीक है, और यहाँ पर भी पीओ हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारी पी क्यू की वैल्यू निकल के आई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो हमने क्या निकाला, हमने पी क्यू निकाल लिया, पी क्यू हमें ये मिल गया। देखिए हम किस में निकाल रहे थे, ओ पी और क्यू में निकाल रहे थे। ठीक है, तो इसी तरह हमने पी क्यू निकाला, सेम टू सेम हम वैसे सिमिलरली करके पीओ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पीओ भी सेम वही है, हमें एंगल पूरा पता ही है कि हमने 2 एंड बीटा यहाँ पे निकाल रखा है, तो पूरा एंगल 2 एंड बीटा हो ही गया। और देखिए ये और ये जो पहली वेव है जो इनिशियल वेव है, यानी कि जो लास्ट वाली वेव है जो NH से निकली है वो वाली वेव है, ये दोनों जो पीयू है ये भी एक आर्क की तरह बिहेव करेगा और इस आर्क है उसी की ये दोनों रेडियस हो जाएगी। बस इसको देंगे तो ये सब रेडियस नहीं होगी, पर फिलहाल पीयू और पीयू क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी और ये आर्क हो जाएगी। तो सेम जैसे हमने पी ओ पी क्यू में जैसे हमने किया, सेम टू सेम हम इसी तरह सिमिलरली करके हम ओ यू पी में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल भी पता है और हमें आर्क भी पता है, सब कुछ पता है। तो चलिए इसको सिमिलरली करके हम क्या कर लेते हैं, हम पी यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम जो ऊपर भी नहीं मिटा सकते हैं, हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा बहुत कुछ इरेज कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने पी क्यू निकाला वैसे ही हम पी यू की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पी यू भी एक आर्क की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो पी यू की जगह हम पी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, पी यू लिखेंगे, पी यू भी पी क्यू की तरह आर्क है, तो पी यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन। और देखिए यहाँ पे जो एंगल था वो 2 बीटा था, तो यहाँ पे एंगल जो क्या आया, बीटा आया, तो इसलिए अगर पूरा एंगल 2 एंड बीटा होगा, अगर हम देखिए ओ पी में 2 एंड बीटा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को नहीं लिखेंगे, हम एन बीटा लिखेंगे, क्योंकि उस बार भी 2 बीटा था, तो 2 बीटा ने जो आया था हमारा इक्वेशन वो बीटा के रूप में आया था, इसलिए हम यहाँ पे 2 एन बीटा ना लिख के हम एन बीटा लिखेंगे। ठीक है, और एन बीटा लिखिए पीओ। ठीक है, इतना हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस हम पीओ ही मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या ये इक्वेशन नंबर इसको हम 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमें देखते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पे क्या मिलता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं डिवाइड 2/1। ठीक है, यानी कि पहले इसको लिखेंगे, तो अगर हम इसको लिखे तो डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं पी यू अपान पी क्यू, यहाँ पे जो हमने लिखा, और यहाँ पे क्या होगा 2 पीओ को आगे लिख लेते हैं, 2 पीओ और साइन एन बीटा। ठीक है, अपान 2 पीओ साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीओ से पीओ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा
पी यू अपान पी क्यू इज इक्वल टू आएगा साइन एन बीटा अपान साइन बीटा। ये वैल्यू हमारी निकल के आई, ठीक है। और हमें क्या निकाला था, हमें रिजल्टेंट यहाँ पे पी यू था। चलिए यहाँ पे पी यू की वैल्यू निकाल देते हैं। तो पी यू की वैल्यू क्या होगी, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हमें इक्वेशन से ही इक्वेशन की भी जरूरत है बस, इसलिए हम सबको क्या करते हैं यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो पी यू मेन पी यू निकालना था ये 2 बीटा, ठीक है। पी यू जो निकालना तो पी यू इज इक्वल टू आएगा पी क्यू और साइन एन बीटा अपान साइन बीटा। देखिए ये बड़ा वाला एन है, ठीक है। यहाँ पे पी एन नहीं था। एक चीज देखते हैं, जो पी क्यू हमने पहले ही बताया कि हर एक सिंगल शीट से जो वेव निकल रही पॉइंट पी पर जो पहुंच रही है वेव, उसकी हमने एम्पलीट्यूड निकाला है। जो पिछले लेक्चर में निकाला सिंगल शीट के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड वो क्या था, ए नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा। यहाँ पे जो पी क्यू है, जो पी क्यू है क्या एक एम्पलीट्यूड है, क्योंकि पी यू भी एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जो हम निकाल रहे हैं। तो इसलिए जो पी यू इज इक्वल टू हो जाएगा, पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम एम्पलीट्यूड ये लिख सकते हैं कि हर एक सिंगल की जो एम्पलीट्यूड है वो ए नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा है। तो ए नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा हम लिख सकते हैं। इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, अच्छे से लिख देते हैं ए नॉट, और पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलते हैं जिसको हम आर से हमेशा डिनोट करते हैं, जिसको हम आर लिख देंगे। और ए नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा हो जाएगी। हमने किसकी जगह लिखा, ये हमने पी क्यू की जगह लिखा, क्योंकि हमने पहले ही बताया जो पी क्यू का एम्पलीट्यूड है वो ए नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन एन बीटा अपान साइन बीटा। ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पॉइंट पी पर। तो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए नॉट स्क्वायर साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर और साइन एन बीटा अपान साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकली, ठीक है। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकली। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन और एन पैरेलल शीट और ग्रेटिंग सब समझा, और देखिए उसका हमने एम्पलीट्यूड निकाला, यानी कि ग्रेटिंग जो प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग होता है उसे ही हम एन पैरेलल शीट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकाला। पर फिर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हमें ये देखना है कि स्क्रीन पर कब मिनिमा मिलेगा और कब मैक्सिमा मिलेगा, तो वो हम इंटेंसिटी में देखेंगे कि इंटेंसिटी वहां पे कैसी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो ये हुआ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कब मिनिमा मिलेगा और कब मैक्सिमा मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाली है वैल्यू, ये क्या है, ये सिंगल शीट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और सिंगल शीट के अकॉर्डिंग है, और सिंगल शीट के अकॉर्डिंग इसलिए ये कांस्टेंट रहे, क्योंकि हर एक सिंगल शीट की जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे। इसलिए जब अगले लेक्चर में निकालेंगे और हम मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन को लेंगे, देखिए स्क्वायर है ये, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन को लेंगे, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि यही हमारा मेन है जो निकल के आया है एन पैरेलल शीट के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी है। ये तो पहले से हम पता है सिंगल शीट का जो इंटेंसिटी है वो है। इसलिए अगले लेक्चर में हम मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन को देखेंगे, तो इसको हम बस चेंज करेंगे, इसको चेंज करके देखेंगे कब मैक्सिमा आएगा और कब मिनिमा आएगा, कब मैक्सिमा की कंडीशन होगी कब मिनिमा की कंडीशन होगी। इसको हम टच नहीं करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर में इसको हम नहीं करेंगे अगले, क्योंकि ये लेक्चर वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है, इसलिए अगले लेक्चर में इसको क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने पॉइंट पी पर हम जो फिगर बनाया था और पॉइंट पी लिया, तो उस पॉइंट पी पर पूरा रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, और ये वाली जो वैल्यू है वो ये तो सिंगल शीट के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर इंटेंसिटी थी। इस वजह से जब अगले लेक्चर में मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन को निकालेंगे तो इसको चेंज नहीं करेंगे, यानी इसको हम वहां पे कांस्टेंट के रूप में लेंगे और इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि मेन यही हमारा एम्पलीट्यूड पॉइंट पी पर निकला एन पैरेलल शीट के अकॉर्डिंग। ये तो हमें पता है कि सिंगल शीट के अकॉर्डिंग है। तो लास्ट टाइम फिर से कहना चाहूंगी, जब अगली बार हम निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन, तो उस बार इसको हम कांस्टेंट लेंगे और जो चेंज करना होगा हम इसी में चेंज करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।